विद्यार्थियों, आप कैसे हो सब। तो आज हम जो आपको मैंने सुबह प्रश्न दिए थे उन प्रश्नों को हल करवाते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा था कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए भेजे गए दलों के नाम बताइए। तो अकबर ने 4 दल भेजे थे। तो इसका उत्तर है जला, मान सिंह, भगवान, टोडरमल। तो पहले भेजा था जला यानी जलाल खां को भेजा था, ठीक है। फिर मान सिंह को भेजा था, मान सिंह आमेर के शासक थे। और फिर भगवान यानी भगवान दास को भेजा था। और अंत में जो चौथा दल भेजा था वो किसको भेजा था? टोडरमल को। फिर भी महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो अपना दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। बिजोलिया के किसानों को जागृत करने के लिए पंछीड़ा गीत किसने गाया? तो ये गीत है माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था। और बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था, ठीक है। और ये आंदोलन है जो 1897 से लेके 1941 तक चला था। और इसी बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में एक बात और बता देता हूँ आपको कि इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की जो पहचान है वो विजय सिंह पथिक ने दिलाई थी। और इन्होंने यह राष्ट्रीय पहचान प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से पूरे भारत में इसको दिलाई थी। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न हमारा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में खोले गए कारखानों के नाम बताने थे कि ये कारखाने कहाँ कहाँ खोले गए थे। तो पहला 3 कारखाने खोले गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तो पहला था जो कारखाना है वो खोला गया था दुर्गापुर, पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। और ये ब्रिटेन के सहयोग से खोला गया था। दूसरा था राउरकेला जो उड़ीसा में है, ये जर्मनी के सहयोग से खोला गया था। और तीसरा है वो भिलाई छत्तीसगढ़ में खोला गया था और ये रूस के सहयोग से खोला गया था। अगर बात करें पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो हुई थी 1951 में। और 1 अप्रैल 1951 से इसकी शुरुआत हुई थी पंचवर्षीय योजनाओं की, ठीक है। और इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को की गई थी। और इसको 2014 में आपको पता ही है योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया था। इससे संबंधित हमारा कल प्रश्न था नीति आयोग से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न हमारा है राजस्थान के ऐसे 2 जिले कौन से हैं जहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है? तो इस प्रश्न के उत्तर से पहले आपको ये प्रश्न लिंगानुपात से संबंधित है। मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है, प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे लिंगानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंगानुपात, ठीक है। अब अपने इस प्रश्न पे आते हैं। तो वो ऐसे राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं? वो है डूंगरपुर और राजसमंद। अब यहाँ पे देखो कि 1000 पुरुषों पर डूंगरपुर में कितनी महिलाएं हैं? 990। और राजसमंद में कितनी है? 988। तो अब चलते हैं अपने 5वें प्रश्न में। 5वां प्रश्न था हमारा भारत के कौन से राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? तो इससे पहले द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका क्या होती है वो बता देता हूँ आपको। जैसे अपने राजस्थान में क्या है, एक सदनात्मक व्यवस्था है, केवल विधानसभा ही है। और जहाँ पे ये द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती है ना, वहाँ पे सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3।
एक तो होता है राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरा है विधान परिषद। तो अगर मैं आपको पूछूं विद्यार्थियों कि अभी अपने राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। जिस भी विद्यार्थी को इसका उत्तर आ रहा है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। तो अब आते हैं वो कौन से 2 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था फिका है। तो वो राज्य 7 है। कितने हैं? 7। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा प्रश्न है वो गणित से है और इसमें मैंने आपको पूछा है कि एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो ये पासा है, पासा हम जैसे अभी लूडो गेम है या सांप सीढ़ी वाला गेम है, खेल ही रहे हैं वैसे लॉकडाउन के अंदर, कर भी क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये पासा है, इसमें कुल अंक कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। तो सम संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6। और विषम संख्या कौन सी हुई? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। 1, 3, 5। तो अब अपने प्रायिकता में अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 3। और कुल परिणाम पासे में कुल कितने अंक होते हैं? 6। अब यहाँ पे हम प्रायिकता का अपना सूत्र लगा देंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आया 3 और कुल परिणाम 6। तो 3 के पाड़े से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 के पाड़े से ये 6 कितने कट जाएंगे? 2 बार। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 1/2। तो अब अपने गणित के दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा था कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया था, ठीक है। उससे निकाली गई मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया, ठीक है। तो इस चबूतरे की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई, ठीक है। तो ये जो कुआं है आपको पता है किस आकृति का होता है? बेलनाकार। ये देखो एक कुआं दिखाया हुआ, ठीक है। और इस कुएं की देखो ऊंचाई कितनी हो गई? 20 मीटर देखो दिखाई हुई है। फिर व्यास क्या होता है? देखो ये व्यास हो गया पूरा, ठीक है। और इससे जो अब हमने ये जो कुआं खोदा है हमने, इससे जो मिट्टी निकाली उसे क्या बनाया? चबूतरा। तो चबूतरा कैसा होता है? आयताकार। कैसा होता है? आयताकार, ठीक है। अब देखो इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे प्रश्नों में ऊंचाई का सीधा सूत्र लगा सकते हो आप। ऊंचाई का सीधा सूत्र देखो ये होता है, ऊंचाई बराबर आयतन बट्टे क्षेत्रफल, ठीक है। अब ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, ठीक है, चबूतरे की। तो हम आयतन किसका लगाएंगे? कुएं का। कुआं कैसा है? बेलनाकार। तो बेलन का आयतन हो जाएगा आयतन। और क्षेत्रफल, चबूतरा कैसा है? आयताकार है। तो हम क्या लगा देंगे? आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ऊंचाई बराबर h हो गया अपना। फिर बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h। और आयत का क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर लिखा h। फिर पाई का मान 22/7। आर का मान देखो यहाँ पे देखो व्यास दिया हुआ था हमें 7/2। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी होती है। तो 7/2 लगा दो या 3.5 मीटर, दोनों में से कोई सी भी आप लगा सकते हो। तो 7/2 को 2 बार लिखेंगे और ऊंचाई 20 दी हुई है, ठीक है। फिर लंबाई इस देखो यहाँ पे लंबाई अपने प्रश्न में दे रखी है 22x14, ये लगाई हमने। फिर यहाँ पे देखो इस साइड आगे हमने यहाँ पे 7 से 7 काटा, ठीक है। 2 से ये 11 बार कट जाएंगे, ठीक है। 2 से ये 10 बार कट जाएंगे, ठीक है। फिर हमने इनको सबको क्या लिखा? यहाँ नीचे लिखा, ठीक है। अब जो और कट रहे हैं उनको काट दो, ठीक है। तो इस प्रकार देखो यहाँ पे क्या बचेंगे अंत में? ऊपर 5 बचेगा और नीचे कितना बचेगा? 2। तो 2 का भाग 5 में देंगे तो 2.5 मीटर अपना उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे चबूतरे की जो ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 2.5 मीटर।
विद्यार्थियों, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो प्रश्न समझने में, तो आप बेफिक्र होके कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट लिख सकता है। किसी भी प्रकार के प्रश्न में अगर समझ में नहीं आया तो आप अगला प्रश्न अपना। तो अपना तीसरा प्रश्न गणित से था और हमें बहुलक ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? बहुलक। ये प्रश्न था हमारा, बहुलक ज्ञात करना था हमें। इसमें ऊंचाई सेमी और छात्रों की संख्या दे रखी थी। ठीक है, तो बहुलक क्या होता है? देखो, बहुलक जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है वही बहुलक होता है। जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होती है वही क्या होता है? बहुलक होता है। ठीक है, अब ये जो हम प्रश्न अगर देखें इसमें, तो देखो ये हमें प्रश्न दिया हुआ था। इसमें अगर ध्यानपूर्वक देखें तो वर्ग अंतराल दिया हुआ। देखो, वर्ग अंतराल अगर हमें दिया होता है और बहुलक ज्ञात करना है तो हमें ये बड़ा वाला सूत्र पहले पता होना चाहिए। ठीक है, इस सूत्र से पता होना चाहिए। सूत्र क्या है? देखो, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, तो ये अपना सूत्र है। ठीक है, इसमें देखो L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता होता है, F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता होता है, और H बहुलक वर्ग का अंतराल होता है। ठीक है, ये होता है। तो अब हम इस प्रश्न पे आते हैं। तो देखो, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखो, और सबसे अधिक बारंबारता क्या है? 25 है। कितनी है? 25 है। कितनी है? 25। तो अपना सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 25। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा अपना? कितना हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा 58 से 61। 58 से 61 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे जो उत्तर है इसके, इस प्रश्न के उत्तर है वो हमारे 58 से 61 के मध्य ही आएंगे। ठीक है, अब देखो, हम जो हमें सूत्र है, ये सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र में जो भी मान है वो अब निकालते हैं। ठीक है, तो देखो, अब देखो एल, एल देखो निम्न सीमा होती है जो बहुलक वर्ग है 58। तो 58 और 61 में 58 तो हो गई निम्न सीमा और 61 होती है उस सीमा। तो हमें एल निम्न सीमा ही चाहिए, तो एल कितना हो गया? 58। फिर जो F1 क्या होती है? ये बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। अब मित्रों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों की F1 है, एक है, जीरो से पहले आता है, तो ऊपर वाले वर्ग F0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20। और दो कब आते हैं? एक के बाद आते हैं, तो ये 10 क्या हो जाएगा? F2। इस प्रकार आप लिख सकते हो। तो F1 तो हो गया ये 25, F0 ऊपर वाला 20, और F2 कितना हो जाएगा? नीचे वाला 10। ठीक है, तो ये मान आ गए। L 58, F1 25, और F0 कितना हो गया? F0 हो गया 20, F2 कितने हो गए? 10। और वर्ग अंतराल देखो, इसमें H का मान कितने का अंतर अंतर चल रहा है? देखो, वर्ग अंतराल में 3 3 का चल रहा है। कितने का? 3 3 का। तो H बराबर कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने सूत्र पे आते हैं। देखो, ये अपना सूत्र था, ये याद होना चाहिए। ठीक है, फिर Z बहुलक हो गया, L कितना हो गया? 58 हो गया, F1 25, F0 20, फिर 2F1 का मान F0 ये मान लग गया, H का मान 3। ऊपर देखो, अब इसको 20 में से ये आपके 25 में से 20 गए, 5 बच गए। फिर नीचे यहाँ पे घटा दो तो कितने आ जाएंगे? ये देखो यहाँ पे आ जाएंगे 58 प्लस 5/50 में से 30 के 20 गुणा 3। तो इस प्रकार हम इनको गुणा कर देंगे, 5 को 3 से गुणा किया तो 15। तो इस प्रकार आ जाएगा Z बराबर 58 प्लस 15/20। अब यहाँ पे साइड में देखो, 15/20 को हम 5 के पहाड़े से काटेंगे, तो 5 को 15 का भाग 3 बार चला जाएगा और 20 में 4 बार। अब 4 का भाग हम कितने में देंगे? 3 में देंगे। तो देखो, 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.75। तो अब हम, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 58 बराबर 58 में कितना जोड़ देंगे हम?
0.75, तो 58.75 अपना उत्तर हो जाएगा। तो जेड बराबर हमारे इस प्रश्न का उत्तर बहुलक जेड बराबर क्या हो जाएगा, 58.75 बोलेंगे इसको। ठीक है, सही है, बोलने का तरीका ये है। तो आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें।